एफआईजीआईस के डेटा को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स टॉप गेनर्स एंड लूजर, एंड उसके बाद देखेंगे कि कौन सी खबरें हैं। तो पहले एफआईजीआईस का डेटा एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। एफआईज ने कल दो सत्रों के बाद सेलिंग की है और करीब 1200 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईज करके गए हैं। हालांकि डीआईज का पैटर्न अभी भी ठीक से बना हुआ है। 3941 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज करके गए हैं, एफआईज 1255 करोड़ की सेलिंग। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स चल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में देखें तो एक मिला जुला रुझान देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि यूएस मार्केट तो ठीक करीब 0.5% के साथ रहा, लेकिन शंघाई में ग्रीन मार्क है। हैंसेंग निकाई कोस्पी यहाँ पर उठापटक जारी है। कोस्पी में खास तौर से 1.5% की गिरावट है, लेकिन हैंसेंग और निकाई लगभग फ्लैट टू नेगेटिव है। तो कहीं ग्लोबल मार्केट से कोई खास संकेत है नहीं। एक बार देख लेते हैं कि टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहाँ पर कि अच्छी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो रेफेक्स में करीब 12% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है, ऑल कार्गो में 9.5%, केएसबी में करीब 5.5%, वोल्टेम्प और 5 स्टार में करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज लूजिंग साइड पर हैं, टॉप लूजर बने हुए हैं। तो गेल करीब 6% नीचे, यथार्थ में 4% की गिरावट, केआईओसीएल में 3.5% की गिरावट, अशोका बिल्डकॉन में करीब 3.5%, पटेल इंजीनियरिंग में 3.5% की गिरावट। गेल पर आज एक पीएनजीआरबी का एक गैस पाइपलाइन के टैरिफ को लेकर जो ऑर्डर आया है उसकी वजह से आज गिरावट है। इस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या कुछ वो ऑर्डर है, उसकी क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है और क्या कुछ उसकी वजह से असर है। लेकिन आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहले ग्लोबल खबरें देख लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर रुक सकने की बातें अब हो रही हैं। अमेरिका ने एक डील प्रपोजल बनाया था जिस पर कि यूक्रेन तो मान गया, लेकिन रशिया की साइड से मानने को लेकर लोग स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे, और वो स्टेटमेंट कल पुतिन ने दिया है कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, लेकिन एग्रीमेंट भी इस प्रस्ताव के बेसिस पर संभव है। लेकिन अभी पूरी तरह से वो इस एग्रीमेंट को लेकर, इस ड्राफ्ट को लेकर क्लियर हैं या नहीं, उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है और उस पर वो मोहर लगा रहे हैं कि हाँ मैं मान गया हूँ। ये अभी थोड़ी सी बातें हैं। अमित सर, ये प्रस्ताव आपको क्या लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए, और क्या अभी तक तो यही होता है कि कोई एक नेता ही मान पाता था प्रस्ताव को, या तो जेलेंस्की मानते थे या पुतिन मानते थे कि ठीक है, लेकिन अब अगर जेलेंस्की मान गए हो, पुतिन भी कुछ ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, वॉर रुक जाएगा क्या और क्या असर होगा उसका? विवेक, जब इस बातचीत की शुरुआत हुई थी व्हाइट हाउस के तरफ से, क्योंकि वो एक तरफ जो है वो यूक्रेन से टच में थे और वो दूसरी तरफ पुतिन से टच में थे जो कि आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, तब जो है वो एक ऑप्टिमिज्म आया था, मगर धीरे धीरे वो ऑप्टिमिज्म भी अब फेड हो रहा है, क्योंकि कुछ कॉन्वर्सेशंस लीक हुई हैं बिटवीन विटकॉफ एंड जो कि यूएस के इन्वॉय हैं टू रशिया। तो विटकॉफ और रशियन काउंटर पार्ट्स के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो लीक हो गई हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि विटकॉफ का एक बहुत बड़ा रशिया बायस है इस पूरे इस पूरे डील प्रोसेस में। और ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस जो है वो थोड़ा बायस्ड लग रहा है टुवर्ड्स रशिया, एंड एट द सेम टाइम रशिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज अभी करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो 28 पॉइंट जो व्हाइट हाउस ने जो प्लान बनाया था, उसको जो है जेलेंस्की और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स ने उसको मॉडिफाई करके जो है उन्होंने अपना एक प्लान बनाया जो कि रशिया को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और कल पुतिन ने डबल डाउन किया है उस पर। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन नहीं मानेगा तो हम बाय फोर्स जो है ये सारी टेरिटरी जो है वो हम सीज कर लेंगे, और हम अनेक्स तो वो कर ही चुके हैं ऑफिशियली, हम पूरी सीज कर लेंगे एंड इट विल बी पार्ट ऑफ रशिया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो कॉन्वर्सेशंस लीक हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो रशिया की इस टाइम बॉर्डर पे काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है,
जिसके वजह से वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ यूक्रेन इतनी सारी टेरिटरी एकदम से अनकंडीशनली देने के लिए तैयार नहीं है, और तीसरी तरफ जो है वो व्हाइट हाउस की थोड़ी क्रेडिबिलिटी वीक हो गई है बिकॉज ऑफ द लीक्ड कॉन्वर्सेशंस एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो दे वर अपीयरिंग टू बी वेरी बायस्ड टुवर्ड्स रशिया। तो इन तमाम फैक्टर्स के वजह से ये प्रोसेस जो है अभी उतने अच्छे सिचुएशन में नहीं है जितना कि लगता था कि हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने होप्स को थोड़ा सा ऑन टाइट लीश रखना होगा, बिकॉज जल्दी में यहाँ पे अभी कुछ होने का नहीं लग रहा है। बट यस, जब भी ये ऐसा होएगा और रशिया यूक्रेन जो है सीज फायर होएगा और वॉर रुकेगा, तो मैं समझता हूँ कि एक फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है वो मार्केट्स में दोबारा से ट्रिगर होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि अभी हम उस पॉइंट से थोड़े दूर हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा पैसा बनाया भी था, बीच में आपने हमारे साथ शेयर भी किया था कि कब आपने आईओसी, बीपीसीएल इस तरह के कुछ शेयर बाय किए थे अपने पोर्टफोलियो में, एंड देन जब आपने एग्जिट किया था वो भी बताया था हमें। अभी आपका क्या टेक चल रहा है इन कंपनीज पर? आई थिंक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं विवेक। एक तरफ जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होने की बात है, बिकॉज जो गैस के जो लॉसेस हैं वो उनको गवर्नमेंट से सब्सिडी जो है जो अवेटेड थी वो रिलीज हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन है, जबकि यहाँ पे यहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल के दामों में अभी घटत नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स अभी अच्छे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आने वाले समय में अच्छे ही रहने की उम्मीद है। बट दूसरी तरफ जो है वो व्यू ये भी एक व्यू है कि भाई रैली काफ़ी बड़ी आ चुकी है। अगर मैं बीपीसीएल की बात करूं तो 250 से जो है वो 450 शेयर ऑलरेडी हो चुका है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अभी भी है, एंड कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट दोबारा से एक्साइज जो है वो बढ़ा सकती है पेट्रोल और डीजल पे, और मार्जिन्स दोबारा से कम हो सकते हैं। सो आई थिंक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं विवेक, और हम लोग अभी जो है अपना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अभी हम ज़्यादा बेट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमें उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिख रही है जितनी कि हमें इस साल फरवरी मार्च में दिखती थी। तो एज ऑफ नाउ हम लोग जो हैं वो ऑन दी साइडलाइंस हैं, मगर वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली, और अगर कोई करेक्शन बनती है, हमारा आउटलुक चेंज होता है, तो हम डेफिनेटली दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। आज इम्पॉर्टेंट डे है, नॉट ओनली वीकेंड बट जीडीपी डेटा भी आता हुआ दिखाई देगा Q2 का, जिसपे कि दुनिया भर की नजरें रहेंगी और इंडियन निवेशकों की भी नजरें रहेंगी। सर Q2 जीडीपी डेटा में माना जा रहा है कि 7 से 7.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है Q2 में। अगर हम देखें तो Q1 FY26 में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 7.8% रही थी, और अगर आप उससे पहले जाएंगे तो 7.4, 6.2, 5.4, और लास्ट ईयर Q2 FY25 में जो ग्रोथ थी 5.4 थी, जिससे बढ़ के करीब 7-7.5% की जीडीपी ग्रोथ इस बार आ सकती है। उससे पहले हमने 7 से 8% वाला दौर भी देखा था। अमित सर, कैसे देख रहे हैं आप जीडीपी के, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और एग्री में कहाँ आप ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं सर? विवेक, आई थिंक ये वाले जीडीपी डेटा अच्छे आने की उम्मीद है, बिकॉज एक तो लो बेस का एडवांटेज है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल Q2 और Q3 दोनों ही जो हैं वो काफ़ी लैकलस्टर क्वार्टर्स थे, और इनफैक्ट उस समय एक इंडिया में स्लो डाउन आ रहा है, ये बातें भी जो हैं वो काफ़ी चैटर चल रही थी, और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उन क्वार्टर्स में 6% के भी नीचे चली गई थी। सो आई थिंक उस लो बेस का एडवांटेज है, एंड इस बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत अच्छी रही है, अनलाइक लास्ट ईयर जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग पहले 3 तिमाहियों में थोड़ी कम थी, और Q4 में गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफ़ी इंप्रूव हुई थी।
यहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी रोबस्ट रही है। Q1 में भी अच्छी थी, Q2 में भी अच्छी है, और Q3 में जीएसटी कट्स के वजह से और फेस्टिव सीजन कंसंट्रेशन के वजह से आई थिंक Q2 में सितंबर बहुत अच्छा गया है और Q3 भी बहुत अच्छा जाने वाला है। सो आई थिंक ऑन द होल ये 2 क्वार्टर स्वीट स्पॉट हैं। और हमारी जो जीडीपी की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो तकरीबन 7.4 to 7.5% हमें लगता है कि जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। एंड आई थिंक दिस विल बी लेड बाय रिवाइवल ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, रिवाइवल ऑफ कैपेक्स, रूरल जो है वो एग्री अच्छा आएगा बिकॉज ओवरऑल खरीफ क्रॉप का जो है वो पैटर्न अच्छा गया है। एंड रूरल स्पेंडिंग भी बूस्ट हुई है, अर्बन स्पेंडिंग बूस्ट हुई है बिकॉज ऑफ द कट्स ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन। और फिर उसके बाद अब जीएसटी के वजह से जो है वो उसका थोड़ा ही बेनिफिट Q2 में है, असली बेनिफिट उसका Q3 में है। बट आई थिंक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी जो है Q2 और Q3 में इट वुड अपीयर टू बी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, जहां पे कि कैपेक्स से लेके गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लेके और आपका रूरल कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन सभी अच्छी होने की उम्मीद है। और जो एक्सपोर्ट डेटा है वो आपको मालूम है कि टिल Q2 बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज टैरिफ बढ़ने वाले थे, तो इसलिए जो है वो काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े से एक्सपीडाइट हो गए थे और थोड़े स्क्वीज इन हो गए थे जुलाई और अगस्त में। तो एक्सपोर्ट डेटा Q2 तक अच्छा आएगा, Q3 में जो है एक्सपोर्ट में स्लो डाउन आएगा। बट आई थिंक ऑन द होल विवेक, Q2 डेटा इज लुकिंग क्वाइट गुड। ठीक है सर। सर बहुत सारे डेटा अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं। संडे को ओपेक की बैठक होने जा रही है 30 नवंबर को, एंड देन 1 दिसंबर को ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे, 1 दिसंबर को पीएमआई का डेटा आएगा, 5 दिसंबर को आरबीआई पॉलिसी है, 5 दिसंबर को पुतिन भी भारत आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है स्टेटमेंट दें। 10 दिसंबर को फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा। 19 दिसंबर को पॉलिसी मीट है जापान में, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी पर भी आउटकम आएगा जहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है। यूएस में इंटरेस्ट रेट घटने की कुछ उम्मीदें हैं। पुतिन के इंडिया विजिट पर सबकी नज़र रहेंगी, आरबीआई पॉलिसी पर नज़र रहेगी। अमित सर, आप अगर अगले 1-2 हफ्ते के लिए देखें ये सारे डेटास के बीच में, सारी इवेंट्स के बीच में, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट कौन सा है सर? विवेक, आई थिंक आरबीआई पॉलिसी और फेड, ये दो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट डेटा हैं। ओके। और हालांकि देखिए हम जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते पीएमआई को और ऑटो डेटा को और प्यूटिन की विजिट को भी। ओपेक कोई बहुत बड़ा चेंज इस बार उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक मोर और लेस स्टेटस को ऑफ देयर प्रीवियस पॉलिसी। मगर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आरबीआई और फेड रहेंगे बिकॉज वहां पे कुछ पिवटल चेंजेस हो रहे हैं और आरबीआई का जो है रेट कट भी आने की उम्मीद है और थोड़ा लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स भी आ सकते हैं। क्योंकि आरबीआई इज नाउ फर्मली ऑफ द ओपिनियन कि हमें जो है जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसको देखते हुए जो है द सेंट्रल बैंक नीड्स टू बूस्ट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। और दूसरे एंड पे इन्फ्लेशन लार्जली कंट्रोल में है तो उनके पास जो है वो मॉनेटरी एक लेग रूम भी है, हेडवे भी है। तो देखते हुए आई थिंक आरबीआई पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और फेड पॉलिसी तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है बिकॉज अभी भी मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी दिख रही है फॉर ऑफ अ रेट कट फ्रॉम फेड इन दिसंबर। तो ये दो इवेंट्स जो हैं सबसे पिवटल रहेंगे विवेक। मगर यस, सारे ही इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं एंड आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक्स जो हैं वो काफ़ी इवेंटफुल रहेंगे मार्केट के लिए एंड यू कैन एक्सपेक्ट lot of major moves in different markets, different asset classes. Exactly, sir.
तो ये सारे ही इवेंट्स हैं जो कि मार्केट को अब आगे दिशा और दिशा दोनों तय करेंगे मार्केट की, और हर इवेंट अपने आप में एक बड़ा इवेंट है। ऑटो सेल्स का डेटा जो कि 1 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा, पीएमआई का डेटा, आरबीआई पॉलिसी में रेट कट आता है या नहीं आता है, पुतिन कुछ क्या बोलते हैं इंडिया के बारे में, डिफेंस शेयर्स पर नज़र रखनी होगी, ऑयल एंड गैस शेयर पर नज़र रखनी होगी, फिर फेड की पॉलिसी 10 दिसंबर को अनाउंस होगी तो उसमें इंटरेस्ट रेट कट आता है या नहीं आता है। उसके बाद बैंक ऑफ जापान जहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हैं, तो ये इन कैरी ट्रेड या वो सारी जो चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी करेंसी को लेकर, वो भी काफ़ी कुछ नज़र रखनी होगी। तो काफ़ी कुछ इवेंटफुल रहने वाला है, दिसंबर आपका खाली नहीं जाएगा, बहुत इवेंटफुल हैं अगले 20 दिन। लेकिन सर एक इवेंट और हुआ था अमित सर, वो था कल वर्लपूल में। उसकी जो इंडियन आर्म है उसमें प्रमोटर ने करीब 1.4 करोड़ 40 करोड़ शेयर बेचे थे। ऑलमोस्ट 11.23% हिस्सा उन्होंने अपना बेचा था ब्लॉक डील में, और उनका 51% स्टेक था, तो अब घट के 40% रह गया। डील जो हुई थी वो 1045 रुपये पर शेयर के भाव पर, आप कह सकते हैं 1490 करोड़ रुपए में हुई थी। लेकिन कल तो ये शेयर इस खबर से टूट गया क्योंकि ये 2 लाइन ही आई थी, लेकिन बाद में इवनिंग में इसमें जो बायर्स की लिस्ट आई वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है सर। कोटक म्यूचुअल फंड ने 11 लाख शेयर खरीदे, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर खरीदे, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 8.5 लाख शेयर से ज़्यादा खरीदे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी अच्छा हिस्सा खरीदा है, और 2 हेज फंड्स या फॉरेन फंड्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। हेज फंड अमेरिका का जो है ईस्ट ब्रिज, उसने भी बड़ा हिस्सा खरीदा है, और फ्रांस का जो बड़ा फंड है सोसाइटी जनरल, उसने भी बड़ा हिस्सा खरीदा है। पेरेंट कंपनी कह रही है कि हम 20% तक अपना हिस्सा रखेंगे, बाकी हमें फंड रेज करना है, और अब उनका हिस्सा घट के 40% तक आ चुका है। तो यानी अभी भी और ब्लॉक्स आने हैं जो कि सेल होने आने हैं। हो सकता है कि 2025 में ही आए या FY26 के अगले 2-3 महीने में आ जाएं। वर्लपूल पर हमने ब्लूमबर्ग के कुछ एस्टिमेट्स भी देखे थे। इस कंपनी को 13 ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च हाउसेस कवर करते हैं, और जिसमें से 13 में से 8 रिसर्च हाउसेस की बाय रेटिंग है, 4 की होल्ड रेटिंग है, केवल 1 रिसर्च हाउस है जिसकी सेल रेटिंग है। तो औसत जो टारगेट है इस काउंटर पर वो 35% अपसाइड के हैं, औसत टारगेट पे बता रहा हूँ आपको। तो ये वर्लपूल पर राय है रिसर्च हाउसेस की प्लस खबर। लेकिन अमित सर, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वर्लपूल पर आपका टेक क्या है? देखिए विवेक, वर्लपूल पे हम कोई लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अभी भी जो है वो पी रेशियो, हालांकि जैसे वर्लपूल के शेयर्स में जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्शन आई है, तो पी रेशियोज भी जो हैं थोड़े से कम हुए हैं, मगर अभी भी पी रेशियो कोई अबाउट 38-40 के रेंज में है, और ये अभी भी काफ़ी अनकंफर्टेबल पी रेशियो है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या वाइट गुड्स के जो स्टॉक्स हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वो 40 के पी रेशियो पे ट्रेड नहीं होते। वो जो हैं तकरीबन आप मान के चलिए कि जो एक स्टैंडर्ड पी रेशियो रहता है इनका वो 15 to 20 का रहता है। सो आई थिंक इट इज़ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, एंड ऐसा भी नहीं है कि वर्लपूल जो है वो कोई बहुत ही मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक पोजीशन में है। काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है, एंड उनको एलजी से और तमाम प्लेयर्स से काफ़ी इंटेंस कंपटीशन है, डोमेस्टिक प्लेयर्स से भी और अदर एमएनसी प्लेयर्स से भी। सो मैं वर्लपूल में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बट येस, आपने ठीक कहा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए वर्लपूल ने तो अपनी इंटेंशन बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि वो अब नॉर्थ अमेरिका पे फोकस करना चाहते हैं, वहाँ पे उनका डेट ज़्यादा है। तो ये पैसा जो वो इंडियन शेयर सेल करके जो रेज कर रहे हैं, ये इस पैसे को वापस लेके जा रहे हैं, एंड दे वांट टू रीपे देयर डेट एंड दे वांट टू कंसोलिडेट देयर ऑपरेशंस इन नॉर्थ अमेरिका। उनके लिए फोकस मार्केट अब नॉर्थ अमेरिका है एंड नॉट दी अदर मार्केट्स, और उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज उनके अपने जो स्टॉक्स हैं वो सब टीन्स, सिंगल डिजिट टू टीन्स में उनके वर्ल्ड वाइड स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, और यहाँ पे जो है उनको बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर वर्लपूल।
बट मुझे शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से अभी भी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं नज़र आती है, तो मैं अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, तो वर्लपूल पर सर ने अपनी राय दी, हालांकि फंडामेंटल रिपोर्ट्स आपके सामने हमने पेश कर दी हैं। एक खबर सर, अदानी एंटरप्राइजेज, जहां पर कि अदानी डिफेंस ने फ्लाइट सिमुलेशन नाम की एक कंपनी है, उसमें 72.8% स्टेक खरीदा है। स्टेक बाय 820 करोड़ रुपए में किया गया है। सर, अदानी एंटरप्राइजेज काफ़ी खबरों में बना रहता है ये शेयर किसी ना किसी वजह से। अभी राइट इशू का इनका इशू चल रहा था, जिसकी वजह से काउंटर 2600 रुपये से टूट के 2300 रुपये के भी नीचे चला गया था, और जिसमें कि 25,000 करोड़ रुपए कंपनी रेस कर रही है। इसको ग्रोथ कैपिटल और डेट रिडक्शन के लिए माना जा रहा था, लेकिन अब इस तरह की खबरें कि कंपनी 25,000 करोड़ रुपए अभी मिले नहीं है, लेकिन उससे पहले एक्सपेंशन और करना शुरू कर दिया, मतलब बाय एक्विजिशन वगैरह कर रहे हैं। हालांकि कंपनी के साइज़ के अनुसार ये बहुत बड़ा एक्विजिशन नहीं है, लेकिन जिस सेगमेंट में कर रही है वो इम्पॉर्टेंट है सर। अदानी डिफेंस कर रही है। अदानी एंटरप्राइजेज ने पहले भी 3-4 कंपनियां अपनी डिमर्ज की थी। अगर आप थोड़ा सा आज से करीब 6-7 साल पहले जाएंगे, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, और उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस रही थी उस समय पर। हालांकि ये हिंडनबर्ग के बाद थोड़े से प्रेशर में आ गए थे सारे ही शेयर, लेकिन अब ये नए सेगमेंट वर्टिकल खड़े कर रहे हैं। कोल बिजनेस खड़ा कर रहे हैं अपना, ऑस्ट्रेलिया वाला, डिफेंस वाला खड़ा कर रहे हैं, एयरपोर्ट वाला बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये डिमर्जर के लिए पूरे एक फिर ग्रुप तैयार हो जाएगा, फिर बड़ा एक इसमें डिमर्जर आएंगे? आई थिंक ये बिल्कुल पॉसिबल है विवेक, क्योंकि अब आई थिंक अडानी डिफेंस ने जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंसोलिडेट कर ली हैं, और ये जो एविएशन सर्विसेज का ये जो उनका जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे काफ़ी अभी रोबस्ट एक्शन चल रहा है, और आने वाले समय में होने की उम्मीद है। बिकॉज एक तरफ जो है वो जो इंडियन एयरलाइंस ने जो प्लेन्स ऑर्डर किए हैं वो बहुत सारे जो हैं, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो इंडिगो है, जिस तरीके से जो है दे हैव गॉन अग्रेसिव ऑन देयर एक्सपेंशन प्लान्स। तो बहुत सारे डोमेस्टिक जो हैं वो बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए पायलट्स की जरूरत पड़ेगी, और ये जो फ्लाइट सिमुलेशन और ट्रेनिंग का जो इन्होंने जो कंपनी एक्वायर की है, दे आर स्पेशलिस्ट इन बोथ। और जब आप ट्रेनिंग फ्लाइट सिमुलेटर्स के थ्रू जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो वो सेफर भी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अडानी डिफेंस जो है वो बोथ मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज सिविलियन ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, दोनों में ही जो है वो टारगेट कर रहे हैं, और उनको दोनों में ही बिजनेस मिलेगा। क्योंकि एक तरफ इंडियन एयरफोर्स भी जो है वो नंबर ऑफ फाइटर पायलट्स जो है वो बढ़ाने की चेष्टा कर रही है, और उनको भी जो है वो इस तरीके के जो एंटिटीज़ हैं वो उनको हेल्प करेंगे इन देयर ट्रेनिंग। और दूसरी तरफ सिविलियन एयरक्राफ्ट्स एंड सिविलियन पायलट्स तो खैर डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए होंगे। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, एंड ये बिल्कुल ये बात लॉजिकल है कि ये इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को भी जो है ये हाइव ऑफ करके एक सेपरेट कंपनी बना दें, उसको लिस्ट करा दें, तो उससे जो है वो उनको फर्दर जो है ओवरऑल एक एम कैप बूस्ट कंपनी को भी मिलता है, और कंपनी जो है वो एज अ फुल स्वीट डिफेंस ट्रेनिंग कंपनी एंड अ फुल स्वीट डिफेंस कंपनी, आई थिंक काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं अडानी ग्रुप के। सो इट मेक्स सेंस फॉर देम टू हैव इट एज अ सेपरेट हाइव ऑफ एंटिटी। श्योर सर, एक खबर और जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग प्ले है, आज काउंटर पर मूव भी है 6-6.5% का, वो है यूरेका फॉर्ब्स, जहां पर कि कंपनी ने गाइडेंस दी है कि FY30 तक हम अपने रेवेन्यू को डबल कर लेंगे और एबिटा को 3 गुना तक कर लेंगे, और रेवेन्यू को 5400 से 5600 करोड़ तक लेकर जाएंगे। इनका कहना है कि रोबोटिक सेगमेंट में हम अपने रेवेन्यूज़ को 25 गुना तक बढ़ा लेंगे, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल रेवेन्यू और ओवरऑल एबिटा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सर, आपको क्या लगता है ये रोबोटिक्स सेगमेंट में इतनी ग्रोथ है कि कंपनी कोई आज खड़े होकर 5 साल आगे की प्रोजेक्शन करे तो उसमें 25 गुना तक होने की अपने बिजनेस को बात करे,
और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ओवरऑल रेवेन्यू को डबल कर ले, यूरेका फॉर्ब्स को कैसे देखते हैं सर? आई थिंक रोबोटिक्स में जो है वो इंडिया अभी ऑब्वियसली कंपेयर टू सम ऑफ आवर पियर्स काफी पीछे चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड लीडर इज चाइना इन रोबोटिक्स। एंड बहुत मेजर वहाँ पे जो हैं वो ईस्ट एशिया में, नॉर्थ एशिया में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं रोबोटिक्स में। इनफैक्ट हेयर एशिया इज टेकिंग द लीड ओवर यूएस एंड यूरोप। सो मुझे लगता है कि रोबोटिक्स में आने वाले समय में काफ़ी एक्शन रहेगा। एंड इट साउंड्स लाइक अ गुड मूव। एंड 25x जो है, देखिए हमें देखना होगा कि अभी उनका रोबोटिक्स में बहुत ही छोटा बेस है। 25x जो है वो फ्रॉम सच अ स्मॉल बेस इज नॉट अनथिंकेबल। आई थिंक ये हो सकता है। चाइना की अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं तो उन्होंने पिछले 5 साल में दे हैव गॉन 100x। सो अगर सेम ट्रेंड अगर इंडिया में आता है तो डेफिनेटली जो है नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैन बी पिवटल और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम देख सकते हैं। सो आई फील कि यूरेका फोर्ब्स ओवरऑल मुझे स्टॉक अपील करता है। And both on the consumer durable side and robotics, I think काफी उनके ambitious plans हैं, and they can emerge as a major stakeholder and as a major player in all these areas. तो I think overall अच्छा लगता है। ठीक है अमित सर, आप सर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच अमित सर, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू सर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और एक ऐसे काउंटर की तरफ जहां पर आज पिटाई ढंग से हो रही है। नाम है गेल, और काफ़ी सारे हमारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे कि सर आज 7% गिरा हुआ क्यों है। उसकी वजह जानते हैं और साथ ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रबल सेन, एनर्जी एनालिस्ट हैं ICICI सिक्योरिटीज से। मिस्टर प्रबल, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हाय मॉर्निंग। प्रबल जी, पहले मैं अपने ऑडियंस को बता देता हूं कि क्या खबर है जिसकी वजह से आज गेल का काउंटर टूटा हुआ है। तो गेल के काउंटर में आज टूटने की वजह यह है कि इसका एक ऑर्डर, जो टैरिफ बढ़ाने को लेकर ऑर्डर था PNGRB से, वो मंजूर तो हुआ, लेकिन टैरिफ 58.6 पर MMBTU से बढ़ाकर 65.7 MMBTU किया गया, जबकि कंपनी ने डिमांड किया था $78 के लिए, और मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी अराउंड $72 पर MMBTU की। सर, आपने अपने एस्टिमेट्स 72 के हिसाब से, 78 के हिसाब से बना रखे होंगे। अब चूंकि 65.7 का आया है, इसमें कुछ टिंकरिंग की है आपने जिसकी वजह से काउंटर गिरा हुआ है आज? नहीं, जस्ट एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन, वो $78 नहीं है, 78 रुपीस की आई थिंक डिमांड। ओके, माफ कीजिए जी। सो क्लोज टू बहुत पॉइंट, मतलब 90 सेंट्स के आसपास आप पकड़ लीजिए डॉलर से अभी के एक्सचेंज रेट पे। और हाँ, सो सबसे पहले हमारे जो एस्टिमेट्स थे वो एक्चुअली 15% ग्रोथ हमने अज्यूम की थी FY27 से। सो हमारे एस्टिमेट्स के अगेंस्ट में यस थोड़ा सा कम आया है, लेकिन आई थिंक जो आप नंबर की बात करें 78 कंपनी ने मांगा था, मुझे नहीं लगता है कि कंसेंसस एस्टिमेट या स्ट्रीट पे भी किसी ने पूरा ये 30% के आसपास एस्टिमेट बिल्ड करके कोई भी चल रहा था अर्निंग्स में। आई थिंक हाईएस्ट एस्टिमेट स्ट्रीट पे शायद 20% के आसपास था। सो डिसअपॉइंटमेंट तो डेफिनेटली है, एंड क्योंकि इतना डिले भी हो गया है, प्लस आने के बाद ये 12% पे आया, उसकी वजह से शायद स्ट्रीट पे थोड़ा रिएक्शन आया है। पर मैं इसमें एक क्लैरिफिकेशन इफ आई कैन मेक, जो ऑर्डर आया है अगर आप उसमें देखें, रेगुलेटर ने एक्चुअली केपेक्स और ओपेक्स दोनों जो खर्चा है प्लस कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका एडजस्टमेंट इस ऑर्डर में किया ही नहीं है। उन्होंने उसको एक्चुअली ब्लैंक रखा है और ये कहा है ऑर्डर में कि इसको हम जो FY28 में नेक्स्ट राउंड ऑफ रिविजन होगा, जो कि 1 April 28 से एप्लीकेबल होगा, मतलब FY29 से एप्लीकेबल होगा, हम इन एस्पेक्ट्स को उस ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो FY27 और 28 में डेफिनेटली यस 3-4% का अर्निंग्स कट आ सकता है इस ऑर्डर की वजह से, लेकिन FY29 से प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वापस से एक और इंक्रीज मिले, जहां पे कि आई थिंक नंबर्स शायद थोड़े से बेटर दिखेंगे। तो एक बार का ये रिएक्शन है वो तो होना था क्योंकि एक्सपेक्टेशन के नीचे आया है नंबर, बट
मेरे ख्याल से यहाँ से डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड लगता है। ठीक है मिस्टर सेन, आपकी आपके हाउस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आपने क्या टारगेट्स लिए हुए हैं अभी और पहले क्या लिए हुए थे गेल के? देखिए, मैंने ये ऑर्डर के बाद अभी रिवाइज्ड नोट हमारा नहीं आया तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। हमारा जो पहले टारगेट प्राइस था वो 210-215 के आसपास था, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एस्टिमेट्स हैं वो 15% इंक्रीज पकड़ के चल रहे थे FY27 में। तो उसके अगेंस्ट में एज आई सेड कि 3% ही कम आया है, तो थोड़े बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स होंगे हमारे अर्निंग्स में, बट हमने अभी पब्लिश नहीं किया है तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँ। ठीक है, 210 रुपए के टारगेट थे आपके पहले और 15% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, 12% का इंक्रीज आया है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत माइनर चेंज आएगा, लेकिन काउंटर पर रिएक्शन ज़्यादा आ चुका है। ठीक है सर, एक चीज और सर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि 5 साल, हर 5 साल पे ये टैरिफ इंक्रीज की बात होती थी। गेल खुद कह रही है कि हमने PNGRB से रिक्वेस्ट किया था कि इसको बीच में ही इंटरिम, एक तरह से ये ऑर्डर है जो उन्होंने पास किया है, और इंटरिम उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गेल ने, और उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मार्जिनल तौर पर किया, 78 की जगह 65 किया। तो अब आप कह रहे हो कि सर 2029 में आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक हाइक फिर मिल जाएगा टैरिफ का। तो बात तो सर बराबर ही हो गई कि अगर 5 साल में आप एक बार हाइक लेते हो $72 तक का, और गेल भी एक्सपेक्ट कर रहा है, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद 1-2 साल बाद फिर टैरिफ हाइक मिल जाएगा, तो फिर गेल के शेयर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे देखना चाहिए सर? हाँ, सो उसमें अगेन थोड़ा सा मैं अगर इंटरव्यू करूँ, ये जो इंटरिम ऑर्डर की अपील थी वो इसके लिए थी क्योंकि जो इसके पहले जो टैरिफ ऑर्डर आया था जिसमें ये 58 रुपीज का जो टैरिफ दिया था, उसमें कुछ अजम्पशंस जो थे गैस कॉस्ट को लेके, उसमें गेल को काफी आपत्ति थी क्योंकि गैस कॉस्ट ऑर्डर के हिसाब से काफी कम लिया गया था। उस प्राइस की कोई गैस देश में अवेलेबल ही नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप रिव्यू करिए और इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करिए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो रेगुलेटर ने भी वही किया है कि इस ऑर्डर में उसने सिर्फ उस एक एस्पेक्ट को ही एक्चुअली कंसिडर किया है कि ठीक है आपकी बात कि हम जो एक सिस्टम यूज गैस जो बोलते हैं, जो आपकी इंटरनल कंज्यूम होती है इन द ट्रांसमिशन प्रोसेस, जो आप कंप्रेशन वगैरह करते हैं गैस का, उसमें फ्यूल यूज होता है, उन्होंने उस फैक्टर को एडजस्ट किया है जिसकी वजह से इंक्रीज आया है। बाकी एस्पेक्ट्स को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि एक और इंक्रीज आएगा ही, लेकिन लगता यही है कि अगर आप जो केपेक्स और ओपेक्स जो जनरली टैरिफ ऑर्डर में जो आप खर्चा करते हो पाइपलाइन पे, और जो फ्यूचर में भी खर्चा करोगे, क्योंकि पाइपलाइन का जो लाइफ है वो 20-25 साल का होता है, और हर बार जब टैरिफ रिव्यू लेते हो उसको आप पूरे लाइफ को कंसिडर करके उस पर एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हो आज की डेट। तो एक बार वो कंसिडर करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा और शायद इम्प्रूवमेंट मिल जाए। अब वो वापस 70 रुपीज होगा, 72 होगा या 70 होगा, वो कहना देखिए अभी बहुत मुश्किल है, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता एग्जैक्ट। जी सर, आपने वो रेगुलेटर का जो पूरा स्टेटमेंट जो उन्होंने डाला उसको देख ही लिया होगा, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हो कि अभी उन्होंने कंसीडर नहीं किए हैं, ये पॉइंट्स उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए कि हम ये कंसीडर नहीं कर रहे और इनको भविष्य में हम कंसीडर करके फिर दोबारा से रिवाइज्ड ऑर्डर देंगे? जी बिल्कुल। अगर आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर के लास्ट पेज पे जहां पे टैरिफ का ऑर्डर दिया हुआ है, वहां उन्होंने, रेगुलेटर ने खुद ही बहुत क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली लिखा हुआ है कि हमने इन चीजों का इम्पैक्ट नहीं कंसिडर किया हुआ है, और इसको हम FY28 के ऑर्डर में वापस से कंसिडर करेंगे। तब इसमें FY29 में जो भी टैरिफ रिविजन होगा वो ऑब्वियसली ये नहीं कहेंगे कि ऊपर होगा या नीचे होगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम इसके एडजस्टमेंट नेक्स्ट टैरिफ ऑर्डर में करेंगे। जी सेन साहब, टैरिफ नीचे भी मतलब रिवाइज होते हैं, नीचे की साइड पर भी होते हैं क्या? देखिए टैरिफ में क्या होता है कि अगर आप, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, बट अगर मैं आपको बताऊं कि टैरिफ में आपके बहुत सारे अजम्पशन होते हैं, सो प्लीज बेयर विद मी। आपका एक फंडामेंटल अजम्पशन होता है कि आप वॉल्यूम क्या कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से लेके अगले 2 साल में अगर सपोज करिए कि वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया या ज्यादा हो गया, वो न्यूमरेटर होता है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट ही आप कंसिडर कर रहे हो कि नीचे फिर आप डिनोमिनेटर जो है खर्चा है और केपेक्स है, उसके बेसिस पे आप एक जिसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कैलकुलेट करते हो ओवर द लाइफ ऑफ द फीस। तो उसमें खर्चों का अजम्पशन है, उसमें वॉल्यूम का अजम्पशन है। आप एक जो कंपनी है जो सबमिट करती है वो अज्यूम करती है कि भाई देखिए हमारी सैलरी कॉस्ट 2 या 3% से हर साल बढ़ेगी, लेकिन अगर रेगुलेटर ने बोला मुझे नहीं लगता
कि आपको इतना परसेंटेज इंक्रीज लेना चाहिए। तो टैरिफ रिड्यूस होने के चांसेस यहाँ से कम है, लेकिन इंक्रीज कितना होगा अगेंस्ट की कंपनी ने जो सबमिट किया है वर्सेस की रेगुलेटर को जो लगता है, उसमें डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। अब वो कितने होते हैं वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आप क्या समझते हैं एज एन एनालिस्ट कि मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो बनी रहेगी ना? कोई ठीक है, इनको जो बेनिफिट मिलना था, जो आप सोच रहे थे कि 100 रुपए का मिलना है, वो 50 रुपए का ही बेनिफिट मिला, लेकिन बेनिफिट तो 50 रुपए का है ही ना सर। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या अभी और जो इनके ओपेक्स हैं और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और जो आप बता रहे कि सैलरी हाइक्स, जो अन्य खर्चे हैं, उनको हटाकर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी? नहीं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन आप ये अप्रिशिएट करिए कि स्टॉक मार्केट सर एक्सपेक्टेशंस पे चलता है। एग्जैक्टली। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं लेट्स से 10 रुपए प्रॉफिट बनाऊंगा, अगर उसकी जगह अब मेरा 8 रुपए का प्रॉफिट बनेगा, इवन इफ 8 रुपए रिप्रेजेंट्स, पिछले साल मैंने 6 रुपए बनाया था, तो आप कहोगे कि 30% ग्रोथ हो गई 8 रुपए पे, लेकिन मैंने सोचा था कि 60% ग्रोथ होगी। तो वैल्यूएशन तो हमेशा आपकी फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट करके चल रहा है। तो वहां पे जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है वो आपको आज दिखना है। ऑब्वियसली थोड़ा मेरे हिसाब से फ्रैंकली रिएक्शन थोड़ा ओवरडन है, लेकिन अगेन क्योंकि हमने रिवाइज एस्टिमेट निकाले नहीं है, तो आई वुड वेट फॉर कमेंट्स कि हमारा फाइनल व्यू क्या है और हमारा रिवाइज वैल्यूएशन क्या है, वो मैं अभी नहीं कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेन साहब आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रबल। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के एनर्जी एनालिस्ट जिन्होंने की बताया, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है गेल के ऊपर कि 210 रुपये का उन्होंने पहले टारगेट दिया हुआ था, और उनका कहना था कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि टैरिफ रिवीजन 15% आएगा। टैरिफ रिवीजन आया लेकिन वो 12% इंक्रीज़ का आया। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो हमें अपने एस्टिमेट्स को कम करना पड़ेगा, लेकिन बाय रेटिंग 210 रुपये की उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो तो ठीक है, बनी ही रहेगी, क्योंकि 170-72 आ गया और काउंटर ने ज़्यादा ही आज रिएक्ट कर दिया इस खबर पर। इतना नहीं शायद करना चाहिए था। बाकी उनकी जो रिवाइज रिपोर्ट होगी वो जल्द ही प्रकाशित कर देंगे। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जल्द ही एक नई रिपोर्ट लेकर आएगी, बताएगी कि क्या कुछ उनके टारगेट्स हैं, रेटिंग में क्या बदलाव किया उन्होंने शेयर की, लेकिन उनके हिसाब से जो इंडिकेशन है वे काउंटर ज़्यादा रिएक्ट कर चुका है। 6% नीचे आ गया, ये ज़्यादा नीचे आ गया, ऐसा उनका मानना है। चलिए, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब। अंशुल जी क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मूड खराब है। क्या हो गया? अभी एक जन का मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, 3 दिन में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, 8 लाख रुपए का लॉस हो गया है, 80% कैपिटल वाइप आउट हो गई है। 3 सौदे में 80% कैपिटल वाइप आउट करके आप अपने आप को ट्रेडर बोलते हो। मैं 2 महीने से समझा रहा हूँ कि क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट, 1% से ज्यादा एक सौदे पे रिस्क नहीं लेनी है। उसके बाद इस टाइप के मैसेज आते हैं। अब 80% आप लॉस कर लियो, 10 लाख का 2 लाख बचा है, अब 2 लाख का 500% करोगे तब आप ब्रेक इवन पे आओगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। उनके मूड खराब हो जाता है। अंशुल जी, आई नो कि चीज़ें, देखिए आप किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते और आप किसी को समझा ही सकते हो। बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आपने अपना काम किया सर, आपको मूड ख़राब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और देखिए ऐसी सब चीज़ें आएंगी, ऑफ कोर्स केस ख़राब होता है, क्लाइंट का नुकसान होता है, या कोई गलतियां इस तरह की कर देता है तो मन ख़राब होता है। लेकिन ठीक है सर, आपने अपना काम अच्छे से किया, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे और कड़े शब्दों में समझाइएगा सर। आपको लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा हार्ड वर्ड बोलते हो, लेकिन मैं बोलता हूं कि सर अगर डॉक्टर हार्ड वर्ड नहीं बोलेगा तो कई बार पेशेंट भी सुनने को राजी नहीं होता, दवाई खाने को या ऑपरेशन कराने को राजी नहीं होता, तो कई बार उनको कड़ा बोलना पड़ता है। तो आप भी बोलते हो सर, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखो आपके बोलने के बावजूद भी उन्होंने गलती की। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब ये उनकी डेस्टिनी कह सकते हैं। बट मार्केट बंद नहीं हुआ, जीवन में हो सकता है वो और ज़्यादा अच्छे से इस गलती से सीखे और ज़्यादा रिकवर करे अपना पैसा और ज़्यादा पैसा कमाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है अंशुल भाई, अब इंडेक्स पे फटाफट से व्यू दे दीजिए, फिर बढ़ते हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग पर।
सर इंडेक्स में तो एक्सपेक्टेड था। अब देखिए इंडेक्स में दिक्कत ये है कि निफ्टी अलग सिग्नल दे रही है, बैंक निफ्टी अलग सिग्नल दे रही है। निफ्टी पे सिग्नल था कि 26,050 टेस्ट होना था और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई लगना था, लेकिन ये अभी ऊपर ही जा रही है, नीचे आने तैयार नहीं हुई। वीवैप सस्टेन कर रहे हैं 10-20 डे मूविंग एवरेज 75 मिनट और 15 मिनट दोनों पे अच्छा सपोर्ट दिया और ऊपर आ गया, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 26,080 26,050 इस जोन में आएगा। लेकिन जो चीज एक छोटी सी गलती, अब इनका मैसेज आ गया, मैं एकदम मूडी खराब है सुबह से, मैंने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्लियर ब्रेकअवे गैप था, ब्रेकअवे एफवीजी था, तो नीचे बैंक निफ्टी को आने नहीं था और रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है, प्लस बैंक निफ्टी हाईएस्ट वेटेज है, तो जहां बैंक निफ्टी चलेगी वहीं निफ्टी चलेगी। ये छोटी सी चीज सुबह मतलब मैं उसको सिंक ही नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट जोन जो टेस्ट करना था 59,657 का, वहीं पे 15 मिनट पे हैमर बनाई 10-15 पे। किसी को पढ़ना सीखना हो तो ये बेस्ट चीज है, देख लीजिए। जो हम डिस्कस करते हैं कि 10 मूविंग एवरेज से दूरी पे बाई नहीं करना होता है। कल 11 बजे की कैंडल पे बैंक निफ्टी 10 ईएमए से दूर हो गई थी, फिर पुल बैक ली 1020 के नीचे आई, आज वापस 1020 पे हायर लो भी बना, वीवैप भी प्रोटेक्ट हुआ, हैमर भी बना, और अगर कोई वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रैक करता है तो वैल्यू एरिया लो पे बना, यानी हायर लो के साथ साथ चार वो थे कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। मतलब एक कन्फ्लुएंस पे आप बाई कर रहे हो वर्सेस 5 कन्फ्लुएंस पे आप बाई कर रहे हो, तो 5 वाला हमेशा भारी है। वीवैप ट्रेडर भी लॉन्ग देख रहा है, मूविंग एवरेज ट्रेडर भी लॉन्ग देख रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडर भी लॉन्ग देख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला भी लॉन्ग देख रहा है, यानी चारों सिंक में है, तो 4 तरह के ट्रेडर्स की बाइंग आएगी। वहां से नया ऑल टाइम हाई आना था जो हम लग चुके हैं। अब अगर 59,600 के ऊपर टिका बैंक निफ्टी तो फर्दर आप 200 से 300 पॉइंट की अपमूव मान लीजिए कि टुवर्ड्स डे एंड ही बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर एक रेंज बना लेगा, ऊपर 59,900, नीचे 59,450 59,500। इस रेंज में प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक के पहले 2-3 दिन तो काट ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। वेदांता एकदम तेजी में पकड़ा है। परसों नरसों अपन ने डिस्कस भी किया था कि वेदांता में करेक्शन खत्म हो गया, 483 आना चाहिए था, लेकिन 493 का ही लो बना के ब्रेकआउट कैंडल बनी है। तो 500 रुपए के आसपास से बाइंग स्टार्ट कर, 506 रुपए के आसपास से बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। 529-30 रुपए आ गया है, ऑल टाइम हाई इसका 535 है, वो भी लग ही जाएगा। और एक बार वेदांता अगर आप 5 ईयर कर दीजिए, क्योंकि 2 ईयर चार्ट तो है नहीं, 5 ईयर का चार्ट कर दीजिए, आपको दिखेगा लगभग 1.25 साल से ये पूरा राउंडिंग का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट था लास्ट वीक और करंट वीक ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ से 650 मतलब 600 से 700 की जर्नी आराम से यहाँ से तय हो जानी चाहिए। अगर निफ्टी साइडवेज भी रह गई या हल्की पुल बैक भी ली स्लो स्टडी छोटी छोटी कैंडल से, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना 600 से 700 का टारगेट कर लेगा। वर्टिकली कोई करेक्शन आता है तब थोड़ा दब जाएगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि निफ्टी में कोई वर्टिकल डाउन मूव आ रही है। मैं नए हाई ही देख रहा हूँ, बल्कि 26,500 26,600 के और लेवल्स इनिशियली देख रहा हूँ। तो वेदांता उसमें बड़ा विनर हो सकता है, कुछ हद तक हिंडाल्को चल सकता है। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ इस समय मेटल में केवल वेदांता में है, आउटराइट 600-700 रुपए के लिए बाई कर सकते हैं।